प्लीज, किसी ने नहीं देखा? हाँ, देखा करो। टेलीग्राम चैनल पर मैं आप लोगों को आज ही नंबर 8 का संघर्ष समन और शांति स्थापना और लिंग और विकास, ये तीनों टॉपिक है ना, आपके यूनिट नंबर 8 का है और इसकी पीडीएफ आपके टेलीग्राम पर मैं प्रोवाइड करा दिया हूं। ठीक है, तो यहां तक की पूरी पीडीएफ आप लोगों को मिल चुकी है। अगली पीडीएफ आपका बचता है यूनिट नंबर 9 और यूनिट नंबर 10, ये भी जल्द ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी इसी माह में। तो मैं एक बार आपको सिलेबस दिखाता हूं। अगले जो हमारी टॉपिक या यूनिट चलने वाली है, काउंसलिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ये आपकी चलने वाली है। और उसके बाद HIV एड्स एंड सोशल वर्क प्रैक्टिस, हेल्थ केयर सोशल वर्क प्रैक्टिस एंड जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, ये हमारा अगला टॉपिक होगा। ठीक है, आने वाले कुछ दिनों के लिए, यानी इस महीने में आपका ये सिलेबस कवर। उसके बाद आपका प्रैक्टिस PYQ एंड साथ ही साथ हम लोग चर्चा करेंगे कुछ मॉक टेस्ट के बारे में भी, यानी MCQs के बारे में भी। लेकिन जो भी प्रश्न होंगे सोशल वर्क के संदर्भ में होंगे, यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक के जो भी प्रश्न आप लोग देखेंगे इसी के इर्द गिर्द देखेंगे। हर एक प्रश्न में अगर कोई मान लीजिए यूनिक क्वेश्चन आ जाए, है ना, यूनिक क्वेश्चन आ जाए, तो उस क्वेश्चन के संदर्भ में हम लोग उसके नोट्स लेंगे और साथ ही साथ उसके नोट्स के अलावा उसके बारे में थोड़ा सा या स्टडी भी करेंगे। ठीक है, जैसे अलग अलग थ्योरीज, अलग अलग विद्वानों के नाम, अलग अलग कॉन्सेप्ट, वो भी चीज़ें मिल सकती है। वो प्रश्न में हम लोग देख लेंगे प्रश्न में। ठीक है, तो उसके संदर्भ में भी आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे। तो ये यूनिट नंबर 8 की PDF एंड शुरुआत करते हैं ये क्लास आज की। और आप सभी लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ, यूनिट नंबर 8 में एक समाज कार्य और आपदा प्रबंधन है और ये टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया है, कल ही कवर किया और इसके संदर्भ में कुछ लगभग प्रश्न भी कल हम लोगों ने देखा है। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक हमारा है संघर्ष समन। एक नया शब्द है ये। आप लोग सोच रहे हैं ये होता क्या है, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये जो संघर्ष समन शब्द लिखा हुआ है, यह जब कोई हिंसा होती है, हिंसा नेगेटिव शब्द है, ठीक है, हिंसा नेगेटिव शब्द है। जब कोई हिंसा होती है और कोई नुकसान होता है, कोई नुकसान होता है, तो उस प्रक्रिया में हम लोग संघर्ष समन शब्द को शामिल कर सकते हैं कि वहाँ पे संघर्ष समन क्यों ज़रूरी होता है। अगर आपसे कोई पूछ लेता है ना, इंटरव्यू वगैरह में कि संघर्ष समन क्यों ज़रूरी होता है, तो आप सीधा कहिएगा कि सर ये हिंसा और नुकसान को रोकता है ना, यह बेहतर संबंध और सहयोग को बढ़ावा देता है। संघर्ष समन, ये 2-3 बातें अपने कॉपी पर लिखा करें। और ये सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देता है। बस ये 2-3 बातें आप बता दीजिए, आपके नंबर मिल जाएंगे। अगर मान लीजिए संघर्ष समन आता है तो, पूछता है तो अब ये तो क्लियर हो गया होगा आपको कि संघर्ष समन बेसिकली क्या होता है। नुकसान को रोकना, हिंसा को रोकना, सहयोग को बढ़ावा देना, बेहतर संबंध को स्थापित करना। बेहतर संबंध, अच्छा बेहतर संबंध अगर कुछ कोई पूछ लिया किसमें बेहतर संबंध, तो सामाजिक कार्यकर्ता और क्लाइंट में, है ना, उनमें बेहतर संबंध, घनिष्ठता संबंध बनाने की बात करेगा और सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देने का काम करेगा। वही होता है संघर्ष समन। अब देखिए यहां पे संघर्ष समन संघर्ष के कारणों को संबोधित करके और स्थिति में लोगों की धारणा और कार्य करने के तरीके को बदलकर संघर्ष को कम करने की प्रक्रिया होती है। इसका उपयोग संघर्ष को रोकना होता है, हस्तक्षेप करना और हल करने के लिए, बेसिकली किसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए, समस्या समाधान करने के लिए संघर्ष समन का प्रयोग होता है। अब पेपर में सवाल बन गया है कि संघर्ष समन का अर्थ है, डैश मार देता है ऑप्शन में। अब आपके नीचे कुछ विकल्प दे देगा, है ना। ऐसी स्थिति को कम करना, ठीक है, उनका प्रभाव कम करना जहां तनाव और मतभेद या हिंसा हो, ठीक है, जहां
तनाव और मतभेद हो, हिंसा हो, उस क्रिया में संघर्ष को कम करना, ठीक है, संबंध को बेहतर बनाना, ठीक है, नुकसान को कम करना, हिंसा को रोकना, ऐसे शब्द वहां पे प्रकट हो जाएंगे विकल्प में। तो ध्यान रखिएगा, अगर संघर्ष समन का अर्थ से अगर इसकी मीनिंग बनेगी सवाल में, तो आप सीधा कहिएगा ऐसी स्थिति को कम करना या उनका प्रभाव कम करना जहां तनाव, मतभेद या हिंसा है। यह संघर्ष के कारणों को दूर करना और लोगों के व्यवहार और दृष्टिकोण को बदलने की एक केंद्रित क्रिया है संघर्ष समन। संघर्ष समन, ये चीज ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। इसकी देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएगा, ठीक है। बहुत बच्चे कहते थे कि पीडीएफ में सर ऐड वगैरह आता है, तो ऐड को मैंने कम भी कर दिया है यहाँ पे। अब देखिए संघर्ष समन का उपयोग कैसे किया जाता है, ये आपके सामने सवाल। संघर्ष समन का प्रयोग या उसका यूज किस तरीके से किया जा सकता है, अगर आपसे परीक्षा में पूछा गया सवाल, तो उसके लिए कुछ विकल्प आपको पता होना चाहिए, कुछ कीवर्ड्स आपको पता होना चाहिए, है ना। तो चलिए मैं एक बार आपको उन कीवर्ड्स से रूबरू करवाता हूं। देखिए, अब देखिए संघर्ष समन का उपयोग आप कैसे करेंगे, बात को समझिएगा। संघर्ष समन का उपयोग विभिन्न स्थितियों में प्रतिकूल, अनुकूल नहीं, प्रतिकूल, प्रतिकूल प्रभावों को कम करना या समाप्त करना, या समाप्त करने के लिए बेसिकली किया जाएगा। अनुकूल नहीं, प्रतिकूल प्रभाव को कम करेगा और उसको समाप्त करेगा। जैसे कि मान लीजिए मानव वन्य जीव संघर्ष की प्रक्रिया में, जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया में, व्यावसायिक जोखिम की प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के आपके प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। उन प्रॉब्लम्स में आप चाहो तो जागरूकता करके, कोई कार्यक्रम या आयोजन करके आप वहां पे संघर्ष समन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया, मानव जन्य संघर्ष में उपयोग करने के लिए, जरा समझिएगा इस बात को। मानव, ठीक है, वन्य जीव संघर्ष, ये बात को समझिएगा। मैंने कहा कि भाई आप प्रतिकूल प्रभाव को कम करिए, उसको समाप्त करिए, और एक एग्जाम्पल दिया कि मानव वन्य जीव संघर्ष, ये आपके पास टॉपिक है, ये एक उदाहरण है, एग्जाम्पल यहां पर देता हूं मैं, उदाहरण है ये। कैसे? तो मानव और वन्य जीवों के बीच संघर्ष को कम करने के लिए, ठीक है, आप यहां पे जैसे रक्षक डॉग्स होते हैं, रक्षक कुत्ते होते हैं, उन कुत्तों का उपयोग किया जा सकता है मानव वन्य जीव संघर्ष में, ठीक है। उनके बीच में जो भी संघर्ष बनेगा मानव वन्य जीव के बीच क्रिया में, उसका बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, उसको कम करने का प्रयास करेंगे। जलवायु परिवर्तन की बात कर लेते हैं। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, वनों की कटौती और वन क्षरण को रोकना और सतत प्रबंधन को लागू करना जैसे उपायों का आप उपयोग कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन के दृष्टिकोण में, जलवायु परिवर्तन के दृष्टिकोण में, ठीक है, जलवायु परिवर्तन के दृष्टिकोण में, ठीक है। व्यावसायिक जोखिम, आप जोखिम जो भी आपदा है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसका आप आइडेंटिफाई करें, फिर उसका मूल्यांकन के माध्यम से कमियों को दूर करें, उसमें सुधार करें उसमें, ठीक है, या रणनीति का उपयोग करें, तो भी वहां पे आपने संघर्ष समन का प्रयोग कर लिया, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार से जो है संघर्ष समन का यूज किया जा सकता है। आगे देखिए संघर्ष, इसको उपयोग करने के लिए, ठीक है, इसको बेसिकली संघर्ष समन का उपयोग कैसे किया जा सकता है। तो संघर्ष को की रोकथाम, निम्न स्तरीय विवादों को हिंसा में बदलने से रोकने का उपाय, संघर्ष हस्तक्षेप, है ना, क्राइसिस संकट जो है इंटरवेंशन कहा जाता है इसको, और संघर्ष के कारणों और संबोधित करना तथा स्थिति के प्रति लोगों की धारणा और कार्यशैली में परिवर्तन लाना, ये भी एक प्रकार का हम इस तरीके से इनको यूज में ला सकते हैं, ठीक है। एक होता है पोस्ट संघर्ष, हमारे सामने एक पॉइंट दिया गया है पोस्ट संघर्ष, यानी बाद का आप चीजों रिलेट कर सकते हैं। पोस्ट मतलब बाद होता है, ठीक है। पोस्ट संघर्ष यानी संघर्ष के बाद या संघर्ष के बाद की स्थिति भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो संघर्ष के बाद जानते हैं क्या होगा, पुनर्निर्माण होगा,
जब कोई संघर्ष खत्म हो जाता है तो उस क्षेत्र या समाज को फिर से खड़ा करने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं पोस्ट संघर्ष। ठीक है। संघर्ष के बाद की हालत, संघर्ष के बाद उत्पन्न होने वाली स्थिति या समस्या को आप दर्शा सकते हैं। संघर्ष के बाद की एक शांति स्थापना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं शांति स्थापना को इंग्लिश में पीस बिल्डिंग, पीस बिल्डिंग बोलते हैं, समझिएगा बात को। तो संघर्ष के बाद ना शांति स्थापित करना और उसको बनाए रखने की प्रक्रिया बोली जाती है। जब भी यहाँ पे आपका शब्द आएगा संघर्ष समन, तो उसके जस्ट बाद जरूर पीस बिल्डिंग आएगा जरूर, है ना, शांति स्थापना जरूर शब्द आएगा। संघर्ष के बाद जानते हैं मानवाधिकार, संघर्ष के बाद मानवाधिकारों की स्थिति और उसकी रक्षा करना भी आप कह सकते हो यहाँ पे पोस्ट संघर्ष में। आर्थिक और सामाजिक अधिकार में भी आप शामिल कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके के शब्दों को आप जरूर ध्यान रखें। संघर्ष के कारणों को संबोधित करना और स्थिति के प्रति लोगों की धारणा और कार्यशैली में परिवर्तन लाना, कानूनी विवाद और किसी समझौते पर पहुंचने के लिए मिलकर काम करना या लागत या कानूनी प्रक्रिया का न्यूनतम करना, यानी कम करना, उस क्रिया को बेसिकली कम करना, है ना। तो किसी विवाद को सुलझाना और समझौते पर पहुंचने के लिए मिलकर काम करना, कानूनी प्रक्रिया और खर्च को कम करना एक अच्छा तरीका माना जाता है। और इसमें बातचीत, मध्यस्थता और सुलह जैसे तरीकों का उपयोग करके विवाद को सुलझाने की कोशिश की जा सकती है इस लास्ट वाली पॉइंट में, है ना। तो याद रखिएगा, बातचीत करके, जैसे दोनों पक्षों को एक दूसरे की जरूरतों को, चिंताओं को समझना अत्यंत आवश्यक होता है। तो ये चीज़ें समझना होगा आप लोगों को। कठिन सौदेबाजी की रणनीति से बचने के लिए आपको वहाँ पे विभिन्न प्रकार की रणनीतियाँ लागू करनी होंगी। ठीक है। और एक सुलह एक स्वैच्छिक प्रक्रिया मानी जाती है, जिसमें व्यावसायिक जो सामाजिक कार्यकर्ता होता है विवाद को सुलझाने में मदद करता है। तो वहाँ पर यहाँ पर जो है सामाजिक कार्यकर्ता का एक अहम रोल देखने को मिल सकता है। ठीक है। कानूनी प्रक्रिया और न्यूनतम करना मतलब उसको कम करने की बात करेगा कहीं ना कहीं। ठीक है ना, ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा। इसमें देखो पैसे, समय की बचत होती है, सकारात्मक संबंध बनते हैं, तनाव और चिंता से राहत मिलती है, बहुत सारे पार्ट इसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में जिक्र करेंगे संघर्ष शमन की रणनीतियाँ। ये हमारे सामने रणनीति की बात आती है। अब देखिए, संघर्ष को समझना, ये रणनीति के संदर्भ में बात की जा रही है ना, संघर्ष को समझना। अच्छा, संघर्ष को समझने की दृष्टिकोण से यदि मैं आप लोगों से बात करता हूँ तो ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पर समझिएगा बात को थोड़ा सा। संघर्ष को समझना जीवन का एक अनिवार्य पहलू माना जाता है, जो असहमति, प्रतिरोध या विरोध के रूप में प्रकट होता है, चाहे वह व्यक्तिगत हो, समूह हो या कम्युनिटी हो या संगठन के स्तर पर ही क्यों ना हो, है ना। तो यहाँ संघर्ष को समझने के लिए सबसे पहले आपको संघर्ष की डेफिनेशन दर्शानी होगी कि संघर्ष दो या अधिक व्यक्ति या समूह या संगठन के बीच उत्पन्न होता है। जहाँ लक्ष्य, मूल्य, संसाधन में मतभेद हो वहाँ संघर्ष हो जाता है। अब संघर्ष बेसिकली कई टाइप के होते हैं। तो संघर्ष भावनात्मक है कि संज्ञानात्मक है कि व्यवहारिक है कि लक्ष्य के आधार पर है ना। तो संघर्ष कई रूप ले सकता है, जैसे व्यक्ति वर्सेस व्यक्ति के रूप में हो जाए, पर्सन वर्सेस पर्सन। ठीक है, पर्सन विद पर्सन वर्सेस ग्रुप हो सकता है ना, ग्रुप वर्सेस ग्रुप हो सकता है। तो संघर्ष कई टाइप के देखने को मिल सकते हैं। तो उस प्रक्रिया में आप काम करेंगे। ठीक है, फिर उसका मैनेजमेंट करेंगे, उसका समाधान करेंगे, और समाधान करने का मतलब मध्यस्थता का रोल आप अदा करेंगे वहाँ पर। दूसरा पार्ट आपके सामने है विपक्ष के साथ संवाद, है ना। जो एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है, तो दो चीज़ें होती है, तो उनके बीच में बातचीत करना, एक प्रकार से कम्युनिकेशन करना, वो संवाद का पार्ट हो जाएगा। संभावित संसाधनों पर विचार का मंथन, ये आपके पास दूसरा यानी तीसरा पॉइंट है। ये संभावित समाधानों पर विचार मंथन करना, मतलब इसको ब्रेन स्टॉर्मिंग कहा जाता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग कहा जाता है मतलब एक समूह तकनीक होता है। ये समूह तकनीक होता है, ग्रुप टेक्निक होता है। इसमें ना लोग बिना किसी आलोचना या निर्णय के किसी समस्या या प्रश्न के लिए यथासंभव अधिक से अधिक समाधानों पर विचार करने लगते हैं। तो संभावित समाधानों पर विचार मंथन करना, आलोचना कर सकते हैं, निर्णय के संदर्भ में किसी समस्या में बेसिकली प्रश्न को उठा सकते हैं, और उस समस्या को समाधान करने के लिए विचार बेसिकली अनेक हो सकते हैं। जिनका पॉजिटिव होगा, जिनका बेटर होगा, उनको रखा जाएगा। तो एक प्रकार की ये ग्रुप टेक्निक होती है विचार मंथन। ये पेपर में सवाल बन सकता है सोशल वर्क में,
टेक्निक को लेकर, तो ध्यान रखेंगे विचार मंथन, ब्रेन स्टॉर्मिंग जो होता है टेक्निक होता है, विचार मंथन, इसको इंग्लिश में स्टॉर्मिंग कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। देखो यहाँ पे लिखा भी तो है ब्रेन स्टॉर्मिंग, ये लिखा हुआ है, ये टेक्निक है, ठीक है, याद रखेंगे। सर्वोत्तम समाधान को चुनना, द बेस्ट, एक प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो सर्वोत्तम समाधान, जैसे अभी हमने एक सवाल लगाया था इष्टतम संसाधनों का प्रयोग, वही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है या उत्तम माना जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ समाधान चुनने के लिए अपनी ज़रूरतों का मूल्यांकन करें, आप उपलब्ध जो भी विकल्प हैं उन विकल्प पर रिसर्च करें और उनकी जो खूबियां हैं, जो कमियां हैं, उसका विश्लेषण करें, तभी तो सर्वोत्तम समाधान होगा, तभी तो आप सर्वोत्तम समाधान को चुन पाएंगे, अदरवाइज नहीं चुन पाएंगे। तो इसमें आप अपनी ज़रूरतों का पता लगाएं, संभावित समाधानों की खोज करें, विकल्पों का मूल्यांकन करें, सही समाधान चुनें और देन उसके बाद उसको लागू करें। तो उस प्रक्रिया में ये सर्वोत्तम समाधान का चुनना हो जाएगा। किसी तीसरे पक्ष के मध्यस्थ का उपयोग करें, जैसे एक सामाजिक कार्यकर्ता है, एक तरफ क्लाइंट है, तीसरा पक्ष आप कोर्ट को शामिल कर सकते हो, कोई अन्य प्रधान हो गया, ठीक है, या कोई नेता हो सकता है, कोई भी थर्ड पार्टी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसमें विकल्प को तलाशना, मैंने अभी आपको बताया कि सही विकल्पों का मूल्यांकन करना है ना। जैसे कहा कि प्रत्येक समाधान की विशेषता, लाभ और उसके कमियों का जब विश्लेषण करेंगे तो वहाँ पे आपके सामने एक विकल्प मिल जाएगा और उस विकल्प का तलाश तभी हो पाएगी जब उस क्रिया के एक्टिविटी के दौरान आप उसका मूल्यांकन करेंगे, तभी विकल्प मिलेगा, अदरवाइज विकल्प मिलेगा ही नहीं, है ना। तनावपूर्ण स्थितियों और दबाव की रणनीति से बेसिकली निपटना, तो बहुत सारी ऐसी तकनीकी होती हैं, उनसे निपटने के लिए हम लोग उसका यूज करते हैं। संघर्ष समन हेतु कुछ रणनीतियां होती हैं, जैसे आप देख सकते हैं, समस्या की पहचान करें सबसे पहले रणनीति में, संघर्ष के स्रोत चरण को समझें, उसके सभी को आवाज़ दें, प्रत्येक व्यक्ति को अपना दृष्टिकोण समझा जो है साझा करें और मतभेदों के माध्यम से उस पर काम करें यानी कार्य करें और देन उसके बाद उसका सहयोग भी करें। इस तरीके की चीज़ें भी आप यहाँ पर यूज़ में ला सकते हैं। समझौता करना, वही मध्यस्थता की बात होती है, ठीक है, समझौता करना, ऐसा मध्य मार्ग खोजे जिस पर सभी सहमत हो। संचार खुला रखें, एकदम कम्युनिकेशन के चैनल जो बनाए रखे हैं ताकि उनमें मुद्दों पर बातचीत किया जा सके, ठीक है, ओपन होना चाहिए। फॉलो अप करने का मतलब होता है पालन करें या अनुवर्तन करें भी लिखा होता है यहाँ पर, ठीक है। तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि समाधान काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है संघर्ष में, यदि कर रहा है तो मान लीजिए बहुत अच्छी बात है। तो ये सभी जो है एक प्रकार की क्या है, रणनीतियाँ हैं, ठीक है, रणनीति को भी आपको ध्यान रखना होगा। अगली पॉइंट आती है शांति स्थापना, पीस बिल्डिंग इसको कहा जाता है ना। अच्छा, अभी आप लोग कोई डाउट अगर है तो आप पूछ सकते हैं संघर्ष समन में, कोई भी बच्चे के पास अगर किसी प्रकार की डाउट है संघर्ष समन को लेकर तो आप पूछ सकते हैं प्लीज। देखो संघर्ष समन में क्या था, मैंने मेरी आवाज स्पष्ट है, एक बार क्लियर करिएगा प्लीज। जी सर, बढ़िया। ठीक है, तब मेरी बात ध्यान सुनिएगा। संघर्ष समन अगर आपसे कोई पूछे, आप कहना कि सर ऐसी स्थितियों को कम करते हैं, ऐसे प्रभाव को कम करते हैं जहाँ पे तनाव, मतभेद, हिंसा होती है, वो संघर्ष समन होता है, ये बोलना पहले। फिर आप कहना कि संघर्ष समन बेसिकली जो यूज़ में लाया जाता है वो हिंसा और नुकसान को रोकता है, बेहतर संबंध बनाता है, सहयोग को बढ़ावा देता है, सामाजिक न्याय और समानता को भी बढ़ावा देता है, वो संघर्ष समन होता है। फिर आप ये कहिएगा कि भाई संघर्ष समन ने दो देशों के बीच का एक तनाव को कम करना, जैसे मान लीजिए इंडिया है पाकिस्तान के बीच में, हमेशा देखते रहते हैं आप सभी लोग कि तनाव बना रहता है, तो इन दोनों देश के बीचों में जो तनाव है उस तनाव को बेसिकली कम करता है संघर्ष समन। प्लीज सर म्यूट जैसे रहिएगा। युद्ध विराम सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक बार म्यूट रहिएगा प्लीज, है ना। तो बेसिकली जब दो देशों के बीच में तनाव को कम करने के लिए जब कोई वार्तालाप कर रहे हो, कोई बातचीत कर रहे हो, कोई समझौता कर रहे हो, कोई राजनयिक प्रयास कर रहे हो, तो उस दृष्टिकोण में हम संघर्ष समन का प्रयोग करेंगे। कार्यस्थल पर मान लीजिए आप मेडिकल सोशल वर्कर हैं, अब कार्यस्थल पर कोई विवाद आ गया, उस विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता या परामर्श की आवश्यकता पड़ सकती है, और जब आपने परामर्श और मध्यस्थता का प्रयोग किया तो वो संघर्ष समन हो गया। आपात कोई मान लीजिए स्थिति है, उस आपात स्थिति में नुकसान को कम करने के लिए आपने कोई योजनाबद्ध एक कदम उठाया, कोई एक योजनाबद्ध आपने स्टेप लिया, कोई आपने योजनाबद्ध एक रणनीति बनाई, तो उससे हम लोग कहेंगे कि ये संघर्ष समन है, ठीक है। तो ये समझना बड़ा आसान है क्योंकि बहुत इजी टॉपिक है संघर्ष समन,
ठीक है। हाँ, नाम शायद आप लोगों के लिए कुछ नया लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत आसान टॉपिक है। नाम तो नया है लेकिन आसान टॉपिक है। आगे बात करते हैं। देखो एक और नाम, पीस बिल्डिंग। ये भी बड़ा आसान है, आप अच्छे से अगर समझेंगे तो इस चीज को भी अच्छे से समझ पाएंगे। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं शांति स्थापना। ठीक है, अब समझिएगा इसको, ये है क्या, देखिए समझिएगा पहले बात। ये जो शांति स्थापना शब्द है, इसका मतलब होता है कि संघर्ष समाप्त होने के बाद, संघर्ष समाप्त होने के बाद भी लड़ाई को फिर से शुरू होने से रोकना। भाई दोबारा अगर लड़ाई हो रही है तो उसको रोकने के संदर्भ में बात कर रहा है। जबकि हिंसा के अंतर्निहित कारणों को संबोधित किए बिना सामाजिक परिवर्तन लाने की कोशिश किए बिना और सुरक्षा स्थापित करना ताकि भविष्य में हिंसा हो ही ना, वो शांति स्थापना की बात कर रहा है ना। शांति स्थापना की बात, पीस कीपिंग कह सकते हैं, पीस बिल्डिंग कह सकते हैं, कई नाम से इसको संबोधित कर सकते हैं। मतलब शांति स्थापना एक ऐसी एक्टिविटी होती है या ऐसी गतिविधियां शामिल हैं जहां खास तौर पर अगर मैं बात करूं ना, सैन्य गतिविधि के रूप में, जिसका उद्देश्य होता है अस्थायी शांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाए रखना। अब अनुकूल परिस्थितियां बनाना ही बेटर होगा, तभी शांति स्थापना होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो यह एक दीर्घकालिक प्रक्रिया होती है जिसका उद्देश्य संघर्षों को समाप्त करना, भविष्य में संघर्षों को रोकने की बात करता है। इसमें रिश्तों को सुधारना होता है, संस्थाओं का निर्माण करना होता है, संघर्ष के अंतर्निहित कारणों को संबोधित करना होता है। वही शांति स्थापना कहलाता है, वही शांति स्थापना करता है। अब शांति स्थापना कैसे काम करती है, जरा नीचे देखते हैं हम लोग काम करने के दृष्टिकोण में। तो यहाँ आप देखिए, सबसे पहले आता है कम्युनिकेशन यानी संचार। विवादित पक्षों के बीच खुले संचार को प्रोत्साहित किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है। सुलह होता है एक शब्द, जहां विरोधियों में सामंजस्य स्थापित करने का काम करता है। कानून का शासन होता है, कानून का शासन स्थापित करने के लिए तंत्र बनाता है। एक प्रकार से एक तंत्र का मतलब एक रूल कह लीजिए, सिस्टम कह लीजिए, उसको इस्टेब्लिश करता है ये। ठीक है, तो ये कानून का भी शासन बेसिकली लागू होता है, मध्यस्थता का लागू भी होता है, संचार यानी कम्युनिकेशन भी लागू होता है, वहाँ पे ओपन जो है कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद कहता है कि संरचनात्मक परिवर्तन, संरचनात्मक और सामाजिक मुद्दों को संबोधित करना होता है। ठीक है, और संस्था निर्माण, विकास को बढ़ावा देने के लिए नई इंस्टीट्यूट या नई संस्थाओं की स्थापना भी करनी होती है। आर्थिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए भी कार्य करता है। तो उस परिस्थिति में शांति स्थापना का यूज किया जाता है। तो संघर्षों को बातचीत और समझौते के जरिए हल करना, तो उसके संदर्भ में जब आप हल करेंगे तो आप इंस्टीट्यूट बना सकते हैं, स्ट्रक्चर में परिवर्तन कर सकते हैं, इकोनॉमिक में परिवर्तन कर सकते हैं, आप विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी को आप संचालित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जरूर ध्यान रखना आप सभी लोगों को है। ठीक है, संघर्ष के बाद के जो क्षेत्र हैं स्थिर करना, राज्य संस्थानों में जो है बहाल लाना, ठीक है, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को निपटाना, ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में जाना भी जाता है शांति स्थापना में। तो हालांकि पेपर में नहीं आएगा, इन केस अगर पूछ लिया कि संघर्ष के बाद शांति निर्माण के 3 आयाम या डायमेंशन या सिद्धांत को विभाजित किया गया है, वो 3 है। नंबर 1 पर जो आता है वो संघर्ष के बाद क्षेत्र को स्थिर करने की बात करता है। संघर्ष के बाद क्षेत्र को क्या करना चाहता है, स्थिर करना चाहता है। दूसरा, राज्य संस्थानों में बहाल लाना चाहता है, यानी इंस्टीट्यूट नए नए ओपन भी करना चाहता है और एक्टिविटी को बढ़ाना चाहता है। तीसरा, आप कहिएगा कि जो सामाजिक और प्लस में जो आर्थिक मुद्दे होते हैं उन मुद्दों से निपटने की बात करता है, मुद्दों से क्या करता है, निपटने की बात करता है। ये 3 प्रकार के आयाम के रूप में नोट कर सकते हो या इसके सिद्धांत के रूप में नोट कर सकते हो शांति स्थापना के। शांति स्थापना की रणनीति होती है कुछ, उन रणनीतियों पर थोड़ा सा हम लोग नज़र डालते हैं, क्या कौन सी रणनीतियां हैं। तो विभिन्न समूहों को मुद्दों पर चर्चा के लिए एक साथ लाना होता है, लोगों को अन्य दृष्टिकोण को समझने में सहायता करने के लिए मीडिया का उपयोग करना होता है, सरकारों और सशस्त्र समूहों के बीच में वार्ता प्रक्रियाओं का समर्थन करना भी होता है। तो उन दृष्टिकोण में भी आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो, शांति स्थापना के तरीके में इसका प्रयोग कर सकते हो।
हाशिए पर पड़े समूहों की बात सुनना सुनिश्चित करना होता है। बुनियादी ढांचे और शहरी एवं ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उसमें नियोजन में सुधार करना, स्वतंत्र एवं समावेशी मीडिया का निर्माण करना, स्वास्थ्य सेवा में सुधार करना, शिक्षा में सुधार करना, रूढ़िवादिता को तोड़ना, विभिन्न समूहों को एक साथ लाना, बहुत सारे हैं इसके। मौलिक सामाजिक प्रणालीगत अन्याय को सुधारना या बदलना, इसके नाम भी आप शामिल कर सकते हो। तो संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र शांति की स्थापना कब हुई थी? शांति की स्थापना तो आप नोट कर लीजिए, सन 1948 में हुई थी। ठीक है, शांति निर्माण के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान चलाया गया था, और जो संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान चलाया गया था वह बेसिकली उसको स्थापित किया गया था 1948 में। ठीक है, तो ये चीज़ जरूर ध्यान में रखेंगे इसके संदर्भ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपने जीवन में शांति का निर्माण करना, अपने मन को शांत करना, अपने जीवन को सरल बनाना, अन्याय और असमानता के बारे में स्वयं को शिक्षित करना और पारस्परिक संघर्षों को बदलना ही बेसिकली शांति स्थापना का संकेत है या प्रतीक है, आप ऐसा कह सकते हैं। उसके बाद देखिए शांति निर्माण की अवधारणा। अवधारणा में कहा गया कि शांति निर्माण जातीय, धार्मिक, वर्ग, राष्ट्रीय और नस्लीय सीमाओं के पार रचनात्मक व्यक्तिगत और समूह और राजनीतिक संबंधों का विकास करना। इसका उद्देश्य है अहिंसक तरीकों से अन्याय को हल करना और घातक संघर्ष उत्पन्न करने वाली जो संरचनात्मक स्थितियां हैं उसको बदलना ही बेसिकली शांति निर्माण कहलाता है या शांति स्थापना कहलाता है। ठीक है, शांति स्थापना और संघर्ष समन में कुछ अंतर है, जरा इनके अंतरों को भी हम लोग देख लेते हैं। संघर्ष को शांत कर शांति स्थापित करने की प्रक्रिया, जिससे संघर्ष समन और शांति स्थापना कहा जाता है। संघर्ष को शांत करके शांति स्थापित करने की प्रक्रिया, जिसे हम लोग संघर्ष समन और शांति स्थापना का नाम दे सकते हैं। इसमें कई दृष्टिकोण शामिल किए गए, जैसे बातचीत के माध्यम से, यानी वार्तालाप के माध्यम से, मध्यस्थता के माध्यम से, संघर्ष के कारणों को दूर करने के, और विश्वास बहाली को शामिल करने के संदर्भ में, यानी बेसिकली बेहतर संबंध स्थापित करने में विश्वास वहाँ ऑटोमेटिक डेवलप हो जाता है। अब देखिए संघर्ष समन होता क्या है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें असहमति वाले पक्ष और असहमति या संघर्ष के त्वरित समाधान खोजने का काम करता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं शांति स्थापना। सॉरी, उसको यहाँ पे देखिए त्वरित समाधान खोजने के लिए जो काम किया जाता है, यानी तुरंत वाले में, उसको हम लोग बोलते हैं संघर्ष समन। संघर्ष स्थापना एक व्यापक प्रक्रिया होती है, या केवल हिंसा को रोकने से कहीं अधिक है। इसमें अस्थायी शांति स्थापित करने के लिए संघर्ष के रचनात्मक समाधान खोजने के लिए धैर्यपूर्वक काम करने की आवश्यकता होती है, और वो कहलाता है शांति स्थापना। तो जब असहमति वाले पक्ष, असहमति वाले संघर्ष है, तो वहाँ पे त्वरित कोई प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम के संदर्भ में कोई समाधान ढूंढ रहे हो तो संघर्ष समन हो जाता है। और जब कोई हिंसा को रोकने से कहीं अधिक, उसके लिए अस्थायी जो प्रक्रिया है शांति स्थापित करने में, जहाँ आप धैर्यपूर्व तरीके से आप समस्या का समाधान खोज रहे हैं, तो उस शब्द में आप कहेंगे कि ये संघर्ष, ये शांति स्थापना है, ये शांति स्थापना है। आगे देखेंगे, देखिए यहाँ पे इसकी इंग्लिश है। आगे हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पर। तो संघर्ष समन और शांति स्थापना के तरीकों को लेकर, तो जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको भाई शुरुआत में बताया था, एक शब्द मिल रहा है बातचीत और मध्यस्थता। ठीक है, दूसरा शब्द है यहाँ पे संघर्ष के कारणों को दूर करना। तो पहले शब्द के बारे में देखते हैं। संघर्षरत पक्षों के बीच में संवाद स्थापित करना होता है। निष्पक्ष मध्यस्थता की मदद से सुलह की दिशा में बातचीत करना होता है। ठीक है, तो वो हाँ आप लोग कह सकते हो कि मध्यस्थता का भी शब्द और बातचीत का भी शब्द, आप बातचीत से, परामर्श से, काउंसलिंग से आप उसकी समस्या का समाधान कर सकते हो। मध्यस्थता का मतलब होता है सामाजिक कार्यकर्ता और क्लाइंट के बीच में बेसिकली मध्यस्थता के लिए आपने तीसरे पर्सन के पास है, जहां उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा रहा है, तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे मध्यस्थता। संघर्षों के कारणों को दूर करना, जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कारकों का पता लगाकर उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए, और जो संघर्ष को जन्म देते हैं, ठीक है, जो जन्म देते हैं, ताकि बेसिकली संघर्ष वहाँ पर पैदा ही ना हो और उसकी समस्या का समाधान हो जाए। विश्वास बहाली। ठीक है, तो विश्वास को बढ़ाने वाले या बढ़ावा देने के लिए आपसी संवाद हो गया, सह अस्तित्व हो गया, न्याय संगत संस्थान हो गए, इसकी स्थापना करना अत्यंत आवश्यक होती है।
स्थानीय भागीदारी, संघर्ष से प्रभावित जो है समुदायों को शांति स्थापना की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना, या उनकी आवाज़ को सुनना, या उनकी आवाज़ को मुद्दे के संदर्भ में चुनौती के रूप में लेना, फिर उस पर आप क्या करें, समस्या का समाधान करें। तो वो भी क्रिया बेसिकली देखने को मिलती है। आगे हम बात करते हैं सुलह और पुनर्वास की बात। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, संघर्ष के बाद ना सुलह और पुनर्वास के लिए कार्य करना चाहिए, जिससे लोगों को नुकसान की भरपाई हो जाए, अपराधों के लिए जवाबदेही हो जाए और समाज में पुनर्वास करने में मदद मिल सके। रिहैब करने की बात करता है, तो जाहिर सी बात है जो संघर्ष उत्पन्न हो रहा है ना, उस संघर्षों को रिहैब करने के संदर्भ में इसका नाम देखने को मिलता है। आगे हम बात करते हैं संगठनों की भूमिका। इस शांति स्थापना में, संघर्ष शमन में कुछ संगठन है जिसका अहम रोल देखने को हम लोगों को परीक्षाओं में मिल सकता है। एक तो पार्ट इसमें संयुक्त राष्ट्र का नाम आता है, बहुत ही फेमस नाम है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग जानते भी हैं। संयुक्त राष्ट्र जो है शांति स्थापना और संघर्ष के समाधान के लिए वैश्विक स्तर पर काम करता है। ये बात सत्य है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा कॉपी पेन पर अपने आप सभी लोग, परीक्षा में हो सकता है यूनाइटेड नेशन से सवाल बन जाए। तो ये एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। पहली बात आपको ये ध्यान रखना है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना हुई थी सन 1945 में, और इसका उद्देश्य केवल इतना था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखना, सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और मानव अधिकारों का समर्थन करना, वही कहलाता था संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 की हुई थी और उद्देश्य यह था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखना, सदस्य देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और मानवाधिकारों का सम्मान करना भी इसी के अंतर्गत शामिल किया गया था। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र जो ये कंट्री है, इसके संदर्भ में कुल कितने सदस्य देश इसमें शामिल किए गए हैं, तो 193 जो है इसके सदस्य देश है। और इसका मुख्यालय अगर परीक्षा में पूछता है तो आप सभी लोग नाम लगा दीजिएगा, न्यूयॉर्क शहर में इसका मुख्यालय है। ठीक है, तो ये बेसिकली काम क्या करता है, शिक्षा को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बनाए रखना, मानवाधिकार को समर्थन देना, यही सब इसका कार्य होता है। ठीक है, पर्यावरण की सुरक्षा भी करता है ये। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं अगला पॉइंट में, तो एक यूरोपीय संघ होता है ना। यूरोपीय संघ ना संघर्ष की रोकथाम करता है, ये तो इसका फेमस शब्द ही बेसिकली संघर्ष की रोकथाम करना और शांति की स्थापना करना इसका रोल है। इसमें शांति अभियान को वित्त पोषित करता है, संकट प्रतिक्रिया और संघर्ष के निवारण के लिए ये विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट वगैरह स्थापित करता है। ठीक है, और सदस्य जो देश होते हैं उनके बीच में यह समन्वय को स्थापित करता है, यानी कोऑर्डिनेट करता है एक प्रकार से। ठीक है, तो ये चीज़ें आप जरूर ध्यान रखेंगे। अब सुनिएगा इसके संदर्भ में थोड़ा सा, यूरोपीय संघ भी संघर्ष को रोकना और शांति स्थापित करने के लिए काम करता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जो ये यूरोपीय यूनियन है, ये बेसिकली 2012 में शांति और सुलह, लोकतंत्र और मानवाधिकार की उन्नति में अपने योगदान के लिए एक नोबेल पुरस्कार, ठीक है, से सम्मानित किया गया है इसको, नोबेल पुरस्कार से। तो नोबेल पुरस्कार कब मिला था, परीक्षा में अगर पूछता भी है तो आप लोग जवाब दे सकते हैं कि भी 2012 में इसको नोबेल पुरस्कार मिला था यूरोपीय संघ को। यूरोपीय महाद्वीप में स्थित 27 देशों का एक राजनैतिक और आर्थिक मंच है जो आपसी प्रशासन, व्यापार और अन्य क्षेत्रों में सहयोग करता है। ठीक, उसे हम लोग यूरोपीय संघ के रूप में जानते भी हैं। ठीक है, पहले बेसिकली अगर हम बात करते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में ना शांति स्थापित करने के लिए यूरोपीय संघ की स्थापना की गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, आप नोट करना चाहते कर सकते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बेसिकली जो है शांति स्थापित करने के लिए इस यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी, जो पहले कोयला और इस्पात समुदाय के रूप में शुरू हुआ था। सबसे पहले जानते हैं किससे शुरू हुआ था, तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं इसके प्रक्रिया में। ठीक है, EU मैं यूरोपीय यूनियन लिखा हूँ, और द्वितीय विश्व युद्ध है ना के बाद ये शुरू हुआ, विश्व युद्ध के बाद ये शुरू हुआ। और देन उसके बाद जब सर्वप्रथम बात हुई थी तो वो था कोयला और इस्पात समुदाय, इस्पात कम्युनिटी या समुदाय, सन 1951 के रूप में शुरू हुआ था। बाद में ये बेसिकली अगर हम बात करते हैं आर्थिक समुदाय को विकसित किया, बाद में ये जो है बेसिकली आर्थिक
समुदाय को विकसित किया। तो आर्थिक समुदाय को विकसित किया 1957 में, 1957 में ये जो है विकसित किया। ये तो बेसिकली शुरू हुआ, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सन 1993 में, 1993 में मैट्रिस्ट की संधि के साथ, संधि का मतलब होता है मित्रता, संधि के साथ यूरोपीय आर्थिक समुदाय को बदलकर यूरोपीय संघ कर दिया गया। इसको क्या कर दिया गया? यूरोपीय संघ कर दिया गया, ठीक है। तो 1993 के दौरान में। और 2012 में क्या हुआ था? अभी भी मैंने बताया, जरा बताइए 2012 में क्या हुआ था? 2012 में क्या हुआ था? नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार से उनको जो है सम्मानित किया गया या उसको नवाजा गया था। तो ये आपके कुछ वर्ष हैं, इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा। और एक वर्ष अभी आप हाल ही को ले सकते हैं, 2023 का वर्ष। 2023 में क्या हुआ कि यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, ठीक है, भागीदार है। 2023 में यूरोपीय संघ और भारत के बीच जो है लगभग 124 बिलियन यूरो कहिएगा, बिलियन यूरो का माल व्यापार हुआ था। तो 2023 में लगभग 124 बिलियन जो है यूरो का जो है माल व्यापार किया गया था, यानी आइटम्स, ठीक है। तो ये चीज़ें जरूर आप ध्यान रखिएगा इसके संदर्भ में। और यूरोपीय संघ को जब फाउंडेड के दृष्टिकोण में नाम पूछा गया है तो मेरे हिसाब से सबसे बेटर वर्ष जो माना जाता है वो या तो एक वर्ष मैंने अभी आपको बताया है 1951, या तो दूसरा वर्ष आप याद रखेंगे यहाँ पर जो मैस्ट्रिच की संधि के साथ हुआ था 1993 में, 1 नवंबर 1993, या तो ये 1 नवंबर 1993। तो ये डेट एक तो याद रखिएगा, एक आपको डेट याद रखनी होगी सन 1951 का, 1951 का कोयला इस्पात वाला समुदाय जब शुरू हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, इसके बारे में आप जरूर ध्यान रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था ये। आगे अगर आप देखेंगे तो एक अन्य संगठन के रूप में जैसे एनजीओज होते हैं। अच्छा, यहाँ कोई पर्टिकुलर एनजीओज के नाम मैंने नहीं बताया है। ऐसे विभिन्न प्रकार की बहुत सारी ऐसी एनजीओज हैं जो अपनी भूमिका वगैरह अदा करती हैं, रोल अदा करती हैं। संघर्ष, समन और शांति स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अक्सर इन मुद्दों पर काम करती हैं जिन्हें सरकार प्रभावी ढंग से संबोधित नहीं कर पाती है। गवर्नमेंट सही तरीके से काम नहीं कर पाती तो वो एनजीओ काम करती है। तो एनजीओज जो होते हैं वो संघर्ष के कारणों को दूर करने के लिए, शांति वार्तालाप में सहयोग करने के लिए और लोगों की सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए एनजीओ को इस्टेब्लिश किया जाता है या एक प्रकार से उसको स्थापित की जाती है। अब एनजीओ कैसे? आप एनजीओ गरीबी पर लागू कर बना रहे हैं, आप एनजीओ शिक्षा पर बना रहे हैं, आप एनजीओ स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर जो काम करती हैं एनजीओ, उसको आप यहाँ पे शामिल कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे बतेरे सारे एनजीओ हैं, बहुत सारे एनजीओ हैं, वो चीज़ें आप जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये 3 पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट था परीक्षा के दृष्टिकोण से, यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन यूनियन एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस भी। आगे बढ़ते हैं, एक और लाइन देखते हैं। संघर्ष, समन और शांति स्थापना का मतलब होता है संघर्षों को रोकना, शांति को बनाए रखना और उसके लिए संघर्षों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना, और संघर्षों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए संघर्षरत पक्षों के बीच में बातचीत करना और मध्यस्थता के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। वहीं अगर आप देख सकते हैं संघर्ष, समन और शांति स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र का नाम अभी आपने देखा, पढ़ भी लिया। यूरोपीय संघ के बारे में नाम देखा आपने, पढ़ भी लिया। एक नाम और यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, यूएनडीपी। आशा करता हूँ मैं आप सभी लोगों को कि आप सभी लोग जानते भी होंगे यूएनडीपी के बारे में, जिसको आप लोग यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र की एक वैश्विक विकास का नेटवर्क होता है। ये यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो गरीबी को कम करना, असमानता को कम करना, देश में विकास को बढ़ावा देने में काफ़ी मदद करता है यूएनडीपी, और बहुत ही फेमस रहा है ये यूएनडीपी। यूएनडीपी की स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र की महासभा के द्वारा, इसको स्थापित किया गया था सन 1965 में। ये पेपर में सवाल बन सकता है, आपको आया भी है यूएनडीपी से। यूएनडीपी का जो लक्ष्य है लगभग गरीबी को ख़त्म करना, असमानता को कम करना और विकास संबंधी जो मुद्दे हैं उनको संबोधित करके उसकी मदद करना, उसमें इसका एक अहम रोल देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब जाके आपका ये जो टॉपिक था ये हो गया फिनिश, ठीक है। यहाँ अगर हम आपसे सिलेबस पर बात करते हैं
तो ये आपका टॉपिक जो है समाप्त हो गया, संघर्ष शमन और शांति स्थापना। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशंस कहा जाता है संघर्ष शमन को, और पीस बिल्डिंग कहा जाता है शांति स्थापना को। तो ये टॉपिक आपका समाप्त हो गया है। अब बचा केवल एक टॉपिक, जेंडर एंड डेवलपमेंट। अब हम इसी पर बातचीत करने वाले हैं आप लोगों से। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। जेंडर मतलब होता है लिंग, और डेवलपमेंट का अर्थ होता है विकास। ठीक है, समझना मेरी बात को। समावेशी आर्थिक विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लैंगिक असमानता को समाप्त करना बहुत जरूरी है। ये बात आप भलीभांति तरीके से जानते भी हैं। और महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण ही लैंगिक असमानता को समाप्त करना ज़रूरी हो गया। और महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण ही लैंगिक समानता को प्राप्त करने में सहायता कर सकता है। तो इस प्रक्रिया में हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो है लिंग और विकास। मैं आपको बता दूं कि यहाँ से एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो यूजीसी नेट में 2 नंबर मिल जाएंगे। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो केजीएमयू में आपको 1 नंबर यहाँ से मिल जाएगा, परंतु इसी पीडीएफ से मिलेंगे। सारे कंटेंट मैंने बना रखे हैं, तो जरा ध्यान सुनिएगा कि लिंग और विकास जो है सामाजिक और संस्थागत परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए किए गए निर्णय कार्यों में लैंगिक समानता को दिखाता है, ये जिसे समाज के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है और सतत विकास की ओर से अग्रसर होता है। लैंगिक समानता का अर्थ होता है अधिकारों, या देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। लैंगिक समानता का अर्थ होता है कि अधिकारों, जिम्मेदारियों और अवसरों से चाहे वह पुरुष हो या महिला, सभी को समान अनुभूति का एहसास हो सके। इसी संदर्भ में निम्नलिखित कारक को जो है नीचे दर्शाया गया है। कौन कौन से कारक हैं, हम इन कारकों के बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहला कारक है शिक्षा, यानी एजुकेशन। यानी आप हम लोग अब एजुकेशन को लेकर एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए, कुल जनसंख्या का लगभग आधा भाग होने के कारण महिला का विकास आंतरिक संबंध रहा है। ठीक है, कोई भी समाज तब तक विकास नहीं कर सकता जब तक उसका आधा भाग शोषित अथवा अविकसित हो। महिलाओं की क्षमता का पूर्ण विकास किए बिना किसी भी आर्थिक व्यवस्था का विकास संभव ही नहीं हो पाएगा। और कोई भी राष्ट्रीय विकास तब तक अपूर्ण है जब तक उसमें महिलाओं का विकास और उस विकास का लाभ महिलाओं तक पहुंचाने की व्यवस्था सम्मिलित ना की जाए। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो मेरा कहने का भाव यहाँ पर यह है कि शिक्षा आज के जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। भारत सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकारों ने शिक्षा के महत्वपूर्ण को स्वीकार किया है और विभिन्न योजनाएं भी संचालित की है। अभी हम योजनाएं भी देखेंगे आज की क्लास में भी। और केंद्र सरकार द्वारा शैक्षणिक योजनाओं को समय समय पर क्रियान्वित भी किया जा रहा है। लैंगिक समानता के क्षेत्र में शिक्षा का महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई रही है। और लैंगिक समानता का अर्थ यह नहीं है कि स्त्री और पुरुष एक समान हो जाए, बल्कि यह होना चाहिए कि विकास का जो अवसर है वो स्त्री और पुरुषों के होने पर आधारित ना हो। लैंगिक संबंधित देखभाल या इसके संदर्भ में जुड़ी जो रूढ़िवादिता है, जो मानसिकता है, वो एक जटिल चुनौती के रूप में है। और इन्हीं चुनौतियों को, इन्हीं जटिलता, इन्हीं मुद्दों को बेसिकली हमें दूर करना है। और जब इस चीज़ों को दूर कर पाएंगे तभी आपका यहाँ पर विकास हो पाएगा। ठीक है, तो जेंडर के आधार पर डेवलपमेंट की बात की जा रही है। तो जेंडर में बेसिकली खासकर महिला सशक्तिकरण पर बल दिया गया है ना, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। शिक्षा के अधिकार देख सकते हैं यहाँ पर, और आप सब भलीभांति तरीके से जानते हैं एक RTE होता है, राइट टू एजुकेशन, जो 2009 में आया था। ठीक है, उसी को बेस बनाते हुए यहाँ पे शिक्षा के अधिकार के बारे में कुछ बताने का प्रयास किया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, शिक्षा का अधिकार का मतलब कि बच्चों की शिक्षा को अनेक प्रकार से प्रभावित किया है और उन्हें विद्यालय में नामांकन का अधिकार दिया गया है और इस बहाने उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल होने का अधिकार भी मिल गया है। ठीक है, और हमारे संविधान में अनेक ऐसे प्रावधान हैं जो लैंगिक समानता का समर्थन भी करते हैं और इसी संबंध में अधिकार भी दिए हैं। देखिए, शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत मैं अगर आपसे बात करूं तो 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उन बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है, आप सब जानते हैं। और इसी अधिनियम में भारतीय संविधान का एक आर्टिकल आता है 21 का ए, उसके तहत ये बताया गया है कि बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 भी कह सकते हैं या उसको लागू भी कर सकते हैं। तो इसी अधिनियम में आप कह सकते हो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी हो गई।
भारत उन देशों में शामिल हो गया है जहां पर शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में जाना गया। ठीक है, और इसी अधिनियम के तहत जो है गैर अनुदान मतलब फंड प्राप्त करना और गैर अल्पसंख्यक प्राइवेट स्कूलों की शुरुआत जो क्लासेस हैं उनमें 25 सीटें जो दुर्बल लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, जो असुविधाग्रस्त परिवार के बच्चे हैं, उनको आरक्षित के रूप में दर्शाया भी गया है 25% सीटों पर। ठीक है, तो वहाँ आपको ये चीज़ें प्राइवेट स्कूलों की मैं बात कर रहा हूँ 25%। ठीक है, तो वो चीज़ें भी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों और लड़कों के मुकाबले जो है उपेक्षित है। यूनिसेफ एक जो है संभाग है, एक डिपार्टमेंट है, एक भाग है, आप ऐसा कह सकते हैं, जो पूरी तरह बालिका शिक्षा को समर्पित है। यह संभाग बेसिकली लड़कियों के द्वारा सामना की जा रही बाधाओं और बालिका शिक्षा की गुणवत्ता और उपलब्धता और बालिका शिक्षा आंदोलन इत्यादि पर बल देता है। ठीक है, और भारत सरकार ने सभी को शिक्षा प्रदान करने की प्राप्ति अपनी प्रतिबद्धता को दिखाई है। इसके बावजूद भी एशिया महाद्वीप में भारत में महिला साक्षरता की दर भी सबसे कम रही है, और इसी निम्न स्तरीय साक्षरता का नकारते हुए प्रभाव केवल महिलाओं के जीवन स्तर पर ही नहीं अपितु या बल्कि उनके परिवार और देश के आर्थिक विकास पर भी पड़ा हुआ है। तो बड़ा इम्पोर्टेंट है, अगर आप महिलाओं को शिक्षित करते हैं, जो कि अगर महिलाएं शिक्षित होंगी तो देश के आर्थिक स्थिति पर भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा। ये बात सार्वभौमिक सत्य हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों को बेसिकली अवसर जो अक्सर अनदेखा के रूप में हम लोग देखे हैं या हम लोग जानते भी हैं, क्योंकि कई ऐसे कारक हैं उनकी शिक्षा तक पहुंच को बाधित करती है, जैसे गरीबी हो गई, बाल विवाह हो गया, लैंगिक असमानता हो गया, ये कहीं ना कहीं रीज़न रहा है। ठीक है, और इन्हीं को दूर करने की बात की गई है। तो लड़कियों को शिक्षा में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे गरीबी है। तो गरीबी जो गरीब परिवार के लोग होते हैं, जो व्यक्ति हैं, वो अपने घर में जो उनकी लड़कियां हैं, जो बेटियां हैं, उनको पढ़ाने में वो असमर्थ होते हैं, तो जो कि वहाँ वो महिलाएं शिक्षा से वंचित हो जाती हैं। तो शिक्षा पर खर्च करने के लिए लड़कों को प्राथमिकता दी गई थी, लड़कियों को नहीं। लेकिन अब आरटीई ने और बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई गई जिसमें लड़कियों को आगे आने के लिए एक मौका मिला। ठीक है, तो एजुकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है इसमें। ठीक है, बाल विवाह की बात करते हैं। बाल विवाह के कारण लड़कियों को स्कूल छोड़ना पड़ जाता है। ठीक है, अब लोग जागरूक हो गए हैं, तो इसलिए अब उसको ज़्यादा से ज़्यादा रोकने का प्रयास करते हैं, और मेडिकल सोशल वर्कर यही करेंगे भी अब। ठीक है, तो बाल विवाह को रोकेंगे भी। ठीक है, लैंगिक असमानता की बात करें, लड़कियों को शिक्षा में जो है भेदभाव का सामना करना पड़ता है, और कुछ जगहों पर उन्हें जो है स्कूल जाने की अनुमति ही नहीं मिलती है। तो ये भी एक प्रकार कहीं ना कहीं शिक्षा पर असर पड़ता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अब देखिए, लड़कियों को जो शिक्षा है उसको बेसिकली क्यों महत्वपूर्ण के रूप में दर्शाया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि लड़कियों की शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि लैंगिक समानता, लड़कियों को शिक्षित करके लैंगिक समानता हासिल करने में मदद मिलेगी। आर्थिक विकास, शिक्षित लड़कियों जो है लड़कियां अपने परिवार और समुदाय के आर्थिक विकास में योगदान भी कर सके। स्वस्थ समाज, यानी शिक्षित लड़कियां स्वस्थ और खुशहाल समाज का निर्माण करने में मदद मिल सके। इस तरीके के पार्ट बेसिकली उसमें शामिल हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। अध्ययन से पता चला कि निरक्षर महिलाओं में सामान्यतः उच्च मृत्यु दर और निम्न पोषाहार स्तर, न्यून आय अर्जन क्षमता और परिवार में उन्हें बहुत ही कम स्वायत्तता प्राप्त होती है। महिलाओं में निरक्षरता का नकारात्मक प्रभाव उनके बच्चों के स्वास्थ्य और रहन सहन पर भी पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर हाल ही में एक सर्वेक्षण में पता चला कि शिशु मृत्यु दर और माताओं के शैक्षिक स्तर में गहरा संबंध है, और इसके अतिरिक्त शिक्षित जनसंख्या की कमी देश के आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न कर सकती है। तो ये भी शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है, यह स्टडी के माध्यम से ये चीज़ें बेसिकली पता चली हैं। ठीक है, और सीधा सीधा अगर मैं आपसे बात करता हूँ, भारत में गरीबी और दलित महिला निरक्षर के बारे में चर्चा पर चर्चा इस पॉइंट से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ देखो डेटा वगैरह आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है कि अगर इनके हिसाब से कहा जाए कि भारत में निरक्षरता का डेटा वगैरह पूछा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप ध्यान रख सकते हैं कि भारत में पुरुष और महिला साक्षरता के बीच में जो अंतर है वो 20% का अंतर है। ठीक है, अब यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि 20% का अंतर है, और ऐसे देश में जहाँ महिलाओं को हर रोज़ परेशान किया जाता है या उनके साथ भेदभाव किया जाता है, शिक्षा एक उज्ज्वल और निष्पक्ष समाज बनाने में नहीं मदद करता है, तो उस प्रक्रिया में ये कहीं ना कहीं एक प्रकार की समस्या का जड़ बना हुआ है। ठीक है, तो भारत में महिला साक्षरता दर केवल 65% है महिला। ठीक, भारत में। ठीक है, ऐसी चीज़ बताने का प्रयास किया जा रहा है। और अगर हम बात करते हैं पुरुषों में तो 82% का लगभग देखने को मिला है। ठीक है, और सार्वभौमिक साक्षरता प्राप्त हो जाएगा
ये ऐसा डेटा भी मिला है 2060 तक सार्वभौमिक साक्षरता दर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। परंतु आज के समय में जो है तेजी से बदल रहा है, पुरुषों के बराबर स्त्रियों को भी शिक्षा की प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार द्वारा अनेक ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसमें बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था भी हो रही है। लोगों में जागरूकता फैलाने का काम स्वयंसेवी संस्थाएं कर रही हैं। आम चुनाव में महिलाओं को जो है आरक्षण भी दिया जा रहा है, और इन सब ने आज ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का जो रुझान है पढ़ाई की ओर बेसिकली देखने को मिल भी रहा है। अच्छा, ऐसा अब आज के समय में जागरूकता का रूप कहीं न कहीं देखने को मिला भी है। आज की लड़कियां जो है घर और बाहर दोनों को भी संभाल सकती हैं। आज जो है महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष माना भी जा रहा है, जिससे देश के प्रगति की ओर बढ़ भी रहा है ना। और ये बात देख सकते हैं, ये वर्तमान समय में जागरूकता कहीं न कहीं एक अहम रोल अदा कर रही है। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अनेक योजनाएं बनाई है, ठीक है, और शिक्षित होने पर महिलाओं को सोचने, विचारने और क्षमता को बढ़ावा भी देती है, और वह निर्णय लेने में समर्थ हो पाती है। आर्थिक विकास की महत्वपूर्ण भूमिका अदा भी कर रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में बालिका और महिला साक्षरता में बढ़ोतरी करने हेतु अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम हो गया, सर्व शिक्षा अभियान हो गया, प्रौढ़ शिक्षा हो गया, शिक्षा सहयोग योजना हो गया, बालिका समृद्धि योजना हो गई, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन हो गया, राष्ट्रीय बालिका शिक्षा कार्यक्रम हो गया, महिला समाख्या कार्यक्रम हो गया, कस्तूरबा गांधी शिक्षा परियोजना हो गया, जैसे अनेक कार्यक्रमों का प्रभावी ढंग से संचालित या संचालन किया जा रहा है। तो ये योजनाएं हैं, आप देख सकते हैं महिलाओं को शिक्षा के रूप में या बालिकाओं को शिक्षा के रूप में साक्षरता दर में ये कहीं ना कहीं एक अहम रोल अदा कर रही है। एक प्रकार से ये जो विभिन्न प्रकार की आप योजनाएं देख रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन को लेकर एक आशा है, ठीक है, आशा है, ठीक है। और उसके बाद घरेलू हिंसा संरक्षण एक एक्ट भी है। महिलाओं के लिए रात्रि में कार्य की व्यवस्था के लिए सरकार ने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम भी बताए हैं, यानी रूल बताए हैं। जननी सुरक्षा योजना भी है, ठीक है। महिलाओं तथा बच्चों के लिए कृत्य बल के बारे में बात भी किया गया है, ठीक है। स्वाधार योजनाएं हैं, महिला समाख्या कार्यक्रम है, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं PDF में लिखा भी है ना। आगे बढ़ते हैं। इन सब उपलब्धियों के बावजूद भी महिलाएं शिक्षा और स्वास्थ्य, जागरूकता एवं समानता के दृष्टिकोण से पिछड़ी हुई हैं। महिला सशक्तिकरण की मंजिल से कोसों दूर है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 6 दशक बाद भी महिलाओं पर अत्याचार, अनाचार, शोषण की लकीरें साफ दिखाई देती हैं। देश में महिलाओं के प्रति बढ़ते शोषण, अत्याचार और शर्मनाक कृत्यों पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्रीय रिकॉर्ड ब्यूरो ने बताया है कि देश में प्रतिवर्ष 1 लाख से अधिक मुकदमे बलात्कार हो गए, दहेज प्रथा हो गया, महिलाओं के शोषण से संबंधित दर्ज हुए हैं। यही नहीं, एक गैर सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार देश में प्रतिवर्ष 20 लाख कन्याओं को जन्म से पूर्व ही कत्ल कर दिया जाता है। ऐसा डेटा में भी आप लोगों को देखने को मिला है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। अगले पॉइंट पर बात करते हैं स्वास्थ्य पर लेकर। एक ये और कारक है जो हेल्थ भी रिप्रेजेंट करता है जेंडर और डेवलपमेंट को लेकर। WHO ने स्वास्थ्य को पूर्ण शारीरिक और मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति के रूप में परिभाषित किया है। स्वस्थ व्यक्ति ही पूरे समाज को अपनी क्षमता से प्रभावित कर सकता है। फिर भी लैंगिक समानता ने शिक्षा और श्रम बल की भागीदारी जैसे क्षेत्रों में सबसे अधिक प्रगति की है। पुरुषों और महिलाओं के बीच में स्वास्थ्य असमानता आज भी समाजों में प्रभावित कर रही है, ठीक है। तो WHO के द्वारा ये चीज़ें दर्शाने की बात की गई है कि शारीरिक और मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति में क्रियाओं को परिभाषित करता है, ये डिफाइन करता है, और समाज को ये कहीं ना कहीं स्वस्थ व्यक्ति पूरे समाज को अपनी क्षमता के आधार से वो प्रभावित भी कर सकता है। इस तरीके की बात हेल्थ को लेकर दर्शाया गया है। आगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि लड़कियों और महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं, और दर्शाया यह गया है कि असमानता का अनुभव होता है क्योंकि सांस्कृतिक विचारधाराओं और प्रथाओं ने समाज को एक तरह से लैंगिक रूप से विभाजित किया है, जिससे ना महिलाएं दुर्व्यवहार के कारण अधिक असुरक्षित अनुभव महसूस करती हैं, और इन दुर्व्यवहारों के कारण, ठीक है, बीमारियों और प्रारंभिक मृत्यु का खतरा बना रहता है। महिलाओं को कई ऐसे अवसर प्राप्त करने में प्रतिबंधित किया गया है, जैसे कि शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, रोजगार हो गया। ये सभी बेहतर स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों तक उनकी पहुंच को बनाए रखने में अड़चन पैदा करता है, ठीक है। तो ये लड़कियों और महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी जो है समस्याओं को लेकर
ठीक है, उनके कारणों में दर्शाने की बात की गई है। तो लड़कियों और महिलाओं को कई अनोखी स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना भी करना पड़ता है। ठीक है, जैसे हो सकता है गर्भावस्था हो सकता है, ठीक है, मासिक धर्म चक्र हो सकता है, ठीक है, तनाव हो सकता है, जीवन शैली हो सकती है, मानसिक स्वास्थ्य हो सकता है, उम्र बढ़ने से संबंधित कारक हो सकते हैं, एटसेट्रा। बहुत सारे ऐसे रीजंस रहे हैं। ठीक है, तो इस क्रिया में अवसाद, चिंता, ठीक है, आघात, गर्भावस्था समस्या, ठीक है, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। शारीरिक स्वास्थ्य के संदर्भ में जैसे हृदय रोग, कैंसर, मधुमेह, ठीक है, संक्रमण रोग, ये चीज़ें हो सकती हैं। सामाजिक आर्थिक कारक में अगर आप देखोगे तो गरीबी, शिक्षा, रोजगार, पारिवारिक हिंसा, ये भी एक प्रकार कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है महिलाओं को। ठीक है, पुरुषों की तुलना में महिलाओं की स्वास्थ्य देखभाल और संसाधनों तक को कम पहुंच, स्वास्थ्य सेवा की पहुंच, ये असमानता अक्सर बेसिकली सांस्कृतिक मानदंडों और महिलाओं पर जो है लगाई गई अपेक्षाओं के कारण होती है। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ समाज महिलाओं को अपने घर छोड़ने से मना करते हैं, और जो एक पुरुष रिश्तेदार द्वारा अस्वीकार है, जिससे महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं और संसाधनों को प्राप्त करना, ठीक है, कठिन हो जाता है, जब उन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। ठीक है, जो कि वहाँ पर मना कर देते हैं पुरुष। इस तरह महिलाओं को बेहतर स्थिति और सशक्तिकरण के रूप में जेंडर कारकों अर्थात शिक्षा, रोजगार, प्रजनन, स्वास्थ्य इत्यादि का उपयोग एवं मातृ स्वास्थ्य सेवाओं का एक महत्वपूर्ण कारक का उपयोग करने के लिए महिलाओं की क्षमता के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये एक प्रकार की बेसिकली महिलाओं के बारे में दर्शाया गया है, उनकी समस्याओं को लेकर हम लोग जिक्र कर रहे थे स्वास्थ्य के संदर्भ में। ठीक है, अब आगे देखिए, महिलाओं के स्वास्थ्य का उचित प्रबंधन यानी सही तरीके से मैनेजमेंट। यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिखेगा सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों के कारण जो सीधे उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, और स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी और देखभाल तक उनकी पहुंच को बाधित भी करता है। पिछले कुछ वर्षों में जेंडर की विचारधारा पुरुषों एवं महिलाओं के बीच में अधिक स्वास्थ्य क्षमता प्राप्त करने के लिए एक पसंदीदा दृष्टिकोण बन गया है, और यह इस मान्यता का उपज है जब तक कि तकनीकी रणनीतियां आवश्यक हैं तब तक वे स्वास्थ्य में लैंगिक असमानता को कम करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। ठीक है, जेंडर की विचारधारा या दृष्टिकोण प्रदर्शित करती है कि उचित नीति विकास करना, प्रोग्रामिंग हो गया, व्यवस्थित लिंक, ठीक है, विश्लेषण तथा कार्यों का क्रियान्वयन के माध्यम से महिलाओं और पुरुषों के बीच ठीक है, संसाधनों का उचित वितरण किया जाए, और उन्हीं के माध्यम से उनको जो है समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास भी किया जाए। ठीक है, महिलाओं के साथ पुरुषों के मुकाबले में भिन्न व्यवहार भी किया जाता है, उनके साथ साधारणता, कम शक्ति होती है, संसाधनों की कमी और परिवार के समुदाय में उनका जो स्तर होता है निम्न होता है, ये असमानता का कहीं ना कहीं कारण है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं 4 पॉइंट बहुत ही मुख्य हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाएं जो होती हैं वो गरीबी से ज़्यादा प्रभावित होती हैं, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। महिलाएं पुरुषों के मुकाबले मानसिक और भावनात्मक समस्या से ज़्यादा प्रभावित होती हैं, उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। महिलाओं में महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जानकारी और सेवाओं का अभाव होता है, इसकी वजह से भी आप कह सकते हो कि वहाँ पे उनके प्रभाव स्वास्थ्य के संदर्भ में अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, पुरुषों के मुकाबले में ऐसी महिलाओं की संख्या काफ़ी अधिक है जिसका अपनी स्वयं के स्वास्थ्य संबंधित मूलभूत और जीवन के अन्य निर्णय लेने में नियंत्रित नहीं हो पाती है, तो ये भी कहीं न कहीं प्रकार से समस्या का कारण है। ठीक है, इस प्रकार महिलाओं का जो है स्वास्थ्य सुधारने के लिए उनकी स्वास्थ्य समस्या उपचार और आवश्यक है। ठीक है, और इसके साथ उनकी जीवन परिस्थितियां में भी परिवर्तन लाना जरूरी होता है ताकि उन्हें अपने स्वास्थ्य और जीवन पर अधिक नियंत्रण और शक्ति मिल सके। ठीक है, ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य सुधार की दिशा में उठाए गए कुछ कदम हैं। ठीक है, सरकार ने महिलाओं के स्वास्थ्य सुधार के लिए एक अनेक कदम उठाए हैं। ठीक है, सरकार ने स्वास्थ्य के संदर्भ में, ठीक है, हेल्थ के संदर्भ में, तो सरकार ने गरीब महिलाओं के लिए सुरक्षा प्रदान करने हेतु प्रसूति लाभ संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों को मूर्त रूप दिया है, और इसी संदर्भ में जननी सुरक्षा एक योजना है। देखिए, जननी सुरक्षा योजना आर्थिक मामलों से संबंधित कैबिनेट समिति ने जननी सुरक्षा योजना अर्थात प्रसूति लाभ योजना की सहमति जताई है। इसका मतलब यही है। ठीक है, इस योजना को 30 मार्च, ठीक है, इस योजना को राष्ट्रीय प्रसूति लाभ योजना के स्थान पर वर्ष 2005 में प्रारंभ किया गया था। इसका मतलब है 30 मार्च 2005 को राष्ट्रीय प्रसूति लाभ का स्थान ले लिया इसने। ठीक है, 30 मार्च 2005 को। ठीक है,
और इस योजना का उद्देश्य था मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी को लाना, गरीबी रेखा से नीचे परिवार जो रह रहे हैं या गर्भवती जो महिलाएं हैं उनको लाभ देने की बात करता है। प्रसव पूर्व देखभाल को बढ़ावा देता है, संस्थात्मक प्रसव और पोस्ट मार्टम केयर, ठीक है, मार्टर केयर के लिए प्रावधान के बारे में भी बात करता है। ठीक है, तो यानी स्वास्थ्य से संबंधित है। ठीक है, ये चीज़ें जरूर ध्यान रखेंगे। फिर इसी योजना के माध्यम से स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव सुविधा उपलब्ध कराकर मात्र मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने की कोशिश भी की जा रही है। ठीक है, तो ये आपका हो गया यहाँ पे जननी सुरक्षा योजना भी। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए संपत्ति, रोजगार और जीविका जननी सुरक्षा योजना सर कब लॉन्च हुई थी? 2005 में सर। जी 30 मार्च। लेकिन सर ऐसे 12 अप्रैल है सर उसका। नहीं, ये वाला आप ना जननी सुरक्षा योजना के बारे में यदि आपसे पूछा जाए स्वास्थ्य के संदर्भ में, ठीक है, महिलाओं एवं बालिकाओं के संबंध में प्रमुख योजना के रूप में, तो आप सीधा सीधा यही बताएंगे जो आर्थिक मामलों से संबंधित कैबिनेट समिति ने जारी किया था, जिसका नाम था जननी सुरक्षा योजना। ठीक है, जननी सुरक्षा योजना। तो जननी सुरक्षा योजना भारत में 2005 में शुरू किया गया था। इसको दोबारा से आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको दोबारा से नोट कर लीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया सर? बताइए। 12 अप्रैल सर गूगल पे भी दिखा रहा है सर। अरे